बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो ये है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ कैसे हुआ, यानी उर्दू ज़बान की इब्तिदा कैसे हुई। इस मौजू पर आज हम बात करेंगे कि उर्दू ज़बान किस तरह वजूद में आई, उर्दू ज़बान का आगाज़ कैसे हुआ। तो उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में, उर्दू ज़बान की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने और मुख्तलिफ माहिरीन लिसानियात ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। किसी ने कहा कि उर्दू ज़बान का आगाज़ दक्कन में हुआ, किसी ने कहा कि उर्दू ज़बान का आगाज़ पंजाब में हुआ, किसी ने कहा कि उर्दू का आगाज़ दिल्ली में हुआ, और इस तरह और भी बहुत से नज़रियात हैं। तो उन तमाम नज़रियात के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन यहाँ ये नुक्ता बहुत अहम है कि नज़रियात तो मुख्तलिफ हैं, यानी मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने और मुख्तलिफ माहिरीन लिसानियात ने उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में अपने अपने नज़रियात पेश किए हैं, और ये नज़रियात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन एक बात कि जिस पर तमाम मुहक्किकीन और तमाम माहिरीन लिसानियात मुत्तफिक हैं और उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, और उस बात से सब इत्तेफाक करते हैं और ये हकीकत है, तो वो बात यह है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद की वजह से हुआ। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद के नतीजे में उर्दू ज़बान वजूद में आई। जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए, और हिंदुस्तान से मुराद यहाँ बरसगीर है, सब कॉन्टिनेंट है, बरसगीर पाक हिंद है, यानी मौजूदा पाकिस्तान, मौजूदा भारत और ये सारा इलाका जो है, तो ये मुराद है हिंदुस्तान से। तो इस इलाके में यानी हिंदुस्तान में मुसलमान आते हैं, मुसलमानों के साथ कुछ ज़बानें आती हैं यहाँ पर, और ऑलरेडी पहले से हिंदुस्तान में कुछ ज़बानें बोली जाती थी। तो इन ज़बानों का, यानी मुसलमानों के साथ आने वाली ज़बानों का और हिंदुस्तान में पहले से जो बोली जाने वाली ज़बानें थी, उन ज़बानों का आपस में जो मेल जोल होता है और इख्तिलाफ होता है, तो उसके नतीजे में एक नई मुरक्कब ज़बान वजूद में आ जाती है, और जिसे बाद में उर्दू का नाम दे दिया जाता है। तो ये एक ऐसा नुक्ता है, एक ऐसी बात है कि जिस पर तमाम मुहक्किकीन, तमाम माहिरीन और लिसानियात के और ज़बानों के तमाम माहिरीन जो हैं, तो वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उर्दू ज़बान का ताल्लुक जो है वो बरसगीर में या हिंदुस्तान में मुसलमानों के आने के साथ हुआ है। मुसलमान आए, और मकामी लोग जो हिंदुस्तान में रहते थे वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे, और चूंकि मुसलमान जो थे तो वो तो बाहर से आए हैं, हिंदुस्तान के जो कदीमी बाशिंदे थे तो वो हिंदू थे। तो उन मकामी हिंदुओं और बाहर से आए हुए मुसलमानों के आपस में ताल्लुकात कायम हुए, समाजी ताल्लुकात कायम हुए, और उसके नतीजे में दोनों जो अक़वाम हैं उनकी ज़बानों ने एक दूसरे को मुतासिर किया, और इस तरह एक नई ज़बान, मुरक्कब ज़बान वजूद में आ गई। तो ये एक अहम नुक्ता है। अब यहाँ चूंकि उर्दू ज़बान के बनने का ताल्लुक मुसलमानों के हिंदुस्तान में आने से है, तो यहाँ हम थोड़ी सी बात मुसलमानों के आने की करते हैं कि मुसलमानों की जो आमद हुई है हिंदुस्तान में, ये कहाँ से हुई है और ये किस तरह हुई है। तो उस पर थोड़ी सी बात हम करते हैं, और फिर आगे जाकर हम उर्दू ज़बान के आगाज़ पर बात करते हैं। तो यहाँ ये नुक्ता जो है ये जहन में रहना चाहिए कि उर्दू का आगाज़ हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से हुआ है। अब मुसलमानों की आमद जो है वो कैसे हुई है, तो उसके लिए आप ये देखें कि सबसे पहले अरब है, यानी इस्लाम का आगाज़ तो अरब से हुआ है। तो मुसलमान सबसे पहले अरब में थे, और अरब से फिर मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पहुंचे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में पहुंचे हैं। तो सबसे पहले अरब है। अरब के बाद ईरान और वस्ती एशिया है, ईरान और वस्ती एशिया यानी सेंट्रल एशिया। ईरान और वस्ती एशिया जो है, यहां मतलब यह है कि अरब से इस्लाम का आगाज हुआ। सबसे पहले मुसलमान अरब में थे, और फिर उसके बाद सहाबा के दौर में, खुलफाए रशीदीन के दौर में मुसलमानों ने ईरान और वस्ती एशिया को फतह किया। तो मुसलमान ईरान और वस्ती एशिया के इलाके में आए, और फिर उसके बाद मुसलमानों ने जब हिंदुस्तान को फतह किया तो मुसलमान हिंदुस्तान पहुंचे। मतलब यह है कि हिंदुस्तान में या बरसगीर में मुसलमान अरब से आए हैं या फिर ईरान और वस्ती एशिया से आए हैं। तो ये मुसलमानों की आमद है कि इन खित्तों से मुसलमान उठे और हिंदुस्तान आए। अब ये मुसलमान जो हैं, ये जो हिंदुस्तान या बरसगीर आए हैं, इनके तबकात कौन से थे, यानी कौन कौन से तबके थे मुसलमानों के जो बरसगीर में आए हैं। तो उसके लिए आप ये देखें
کہ تاجر ہیں اور فاتحین ہیں اور اس کے علاوہ صوفیاء ہیں. یعنی یہ تین طبقے مسلمانوں کے جو ہیں یہ ہندوستان میں عرب سے، ایران سے، وسط ایشیا سے آئے ہیں. اور اس وقت ہندوستان میں جو یا بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں، اس خطے میں جو مسلمان موجود ہیں وہ مسلمان یا تو انہی مسلمانوں کی اولادیں ہیں اور یا پھر وہ مسلمان ہیں کہ جو صوفیاء کرام کی تعلیمات کے نتیجے میں ہندو مذہب چھوڑ کر جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو مسلمان تاجر، سب سے پہلے ہم تاجروں کو لیتے ہیں. زمانے قدیم سے عرب اور ہندوستان کے تجارتی تعلقات تھے. یعنی عرب سے تاجر مال لے کر، عرب کا مال لے کر ہندوستان آتے تھے اور ہندوستان کا مال لے کر عرب جاتے تھے. تو یہ تجارتی تعلقات جو ہیں یہ مسلمانوں کے اور ہندوستان کے، یا عربوں کے اور ہندوستان کے، یہ پہلے سے قائم تھے. تو ایک تو مسلمان تاجر کے روپ میں، تاجر کی صورت میں ہندوستان میں آئے ہیں. فاتحین، یعنی مسلمان فاتحین لشکر لے کر ہندوستان پر حملہ آور ہوئے ہیں، ہندوستان کو فتح کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو فاتحین کا گروہ ہے. محمد بن قاسم آئے اور محمود غزنوی آئے، غوری خاندان آیا، شہاب الدین غوری. تو غوری آئے، غزنوی آئے، اس کے بعد مغل آئے اور سلاطین خلجی اور تغلق، یہ سارے لوگ تو یہ فاتحین کی صورت میں آئے ہیں. ایک اور طبقہ جو ہے وہ صوفیاء کا ہے. یعنی جو علاقہ بھی فتح ہو جاتا تھا تو صوفیاء کی جماعتیں وہاں جاتی تھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے. تو ہندوستان میں صوفیاء بھی آئے ہیں، وہ بھی سینٹرل ایشیا سے اور ایران سے اور عرب سے آئے ہیں. چنانچہ اس وقت ہمیں سب کانٹیننٹ میں آپ دیکھیں کہ ہر جگہ آپ کو صوفیاء کے مزارات جو ہیں وہ ملتے ہیں. تو صوفیاء بھی آئے ہیں. تو یہ تین طبقات ہیں مسلمانوں کے کہ جو ہندوستان میں آئے ہیں. اب اگر ہم نسلی اعتبار سے بات کریں، طبقات تو یہ ہو گئے، نسلی اعتبار سے ہم بات کریں تو جو نسلیں ہندوستان میں آئی ہیں مسلمانوں کی، ان میں عرب نسل کے مسلمان بھی تھے، ایرانی نسل کے مسلمان بھی تھے، ترک نسل کے مسلمان بھی تھے اور اس کے علاوہ افغان نسل کے مسلمان بھی تھے. مطلب یہ ہے کہ عرب، ایرانی، ترک اور افغان مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان میں آئے ہیں. اور اگر ہم ان کی نسل کے بعد ہم ان کی زبانوں کی بات کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ، چونکہ ہم زبان کی بات کر رہے ہیں، اردو زبان کے آغاز اور اردو زبان کی ابتدا کی بات کر رہے ہیں، تو اگر زبانوں کی بات کی جائے تو مسلمانوں کے ساتھ کون سی زبانیں ہندوستان میں آئی ہیں، تو وہ زبانیں ہیں عربی، فارسی، ترکی اور پشتو. یہ چار وہ زبانیں ہیں، بڑی زبانیں، کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں آتی ہیں. یعنی عرب مسلمان جب آئے تو عرب مسلمانوں کے ساتھ عربی زبان آئی، ایرانی یا وسط ایشیا کے مسلمان جو آئے ان کے ساتھ فارسی آئی، اسی طرح ترکی زبان بھی مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں آئی، اور افغان مسلمان جو ہندوستان میں آئے تو ان کے ساتھ پشتو زبان ہندوستان میں آئی. تو یہ چار زبانیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں آئی ہیں. اور انہی چار زبانوں کا اختلاط یا میل جول جب ہندوستان کی زبانوں کے ساتھ ہوا ہے تو ایک نئی مرکب زبان وجود میں آئی ہے، ایک کھچڑی زبان وجود میں آئی ہے جسے بعد میں اردو کا نام دیا گیا. تو یہ عربی، فارسی، ترکی، پشتو، یہ آپ ذہن میں رکھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے ساتھ یہ زبانیں لے کر آئے تو ہندوستان کی وہ کون سی زبانیں تھیں کہ جن زبانوں کے ساتھ ان زبانوں کے اختلاط ہوا اور ایک نئی زبان اردو جو ہے وہ وجود میں آئی. تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے نام آتا ہے پنجابی زبان کا. اب ہم یہاں پہ ہندوستانی زبانیں لکھ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی زبانیں ہیں، عربی، فارسی، ترکی، پشتو، اور ان کے ساتھ ہندوستان کی جن زبانوں کا اختلاط ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں اردو بنی ہے، تو اب ہم ان ہندوستانی زبانوں کے نام گنواتے ہیں. تو ان ہندوستانی زبانوں میں سے سب سے پہلی زبان جو ہے وہ پنجابی ہے. اب پنجابی جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ محمود غزنوی نے باقاعدہ مسلم حکومت جو قائم کی ہے تو وہ لاہور میں قائم کی ہے، اور سب محمود غزنوی کے لشکر میں جو ہے تو فارسی، ترکی، پشتو بولنے والے لوگ تھے. تو ان لوگوں کا اختلاط، ان لوگوں کا آمنا سامنا جو ہوا ہے تو سب سے پہلے پنجابی بولنے والوں کے ساتھ ہوا ہے. لاہور کے لوگ جو پنجابی بولتے تھے یعنی موجودہ پنجابی کی پرانی شکل بولتے تھے، تو پنجابی زبان کے ساتھ اختلاط ہوا. اس کے بعد جب دہلی فتح ہوئی، دہلی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، تو دہلی کی زبانوں نے، اور ان زبانوں میں سے 5 زبانیں زیادہ اہم ہیں، ان زبانوں نے بھی
उन जबानों के साथ भी सामना हुआ, अरबी, फारसी, तुर्की और पश्तो जबान का। तो अब वो 5 जबानें कौन सी हैं? वो 5 जबानें जो हैं, तो उनमें एक खड़ी बोली है। ये खड़ी बोली खास दिल्ली की जबान है। अब जो 5 जबानें मैं लिख रहा हूं, वो 5 जबानें दिल्ली और दिल्ली के कुर्ब जवार की जबानें हैं। तो खड़ी बोली खास दिल्ली की जबान थी। उसके बाद ब्रजभाषा एक जबान है, जो कि दिल्ली के करीब का जो इलाका है, आगरा और मथुरा, वहां बोली जाती है। इसके बाद तीसरी जबान जो है वो हरियाणवी है। ये रियासत हरियाणा की जबान है। रियासत हरियाणा भी दिल्ली के साथ जुड़ी हुई रियासत है। तो खड़ी बोली ब्रजभाषा हरियाणवी। उसके बाद बुंदेली जबान है बुंदेलखंड की, और उसके बाद कन्नूजी जबान है इलाका कन्नूज की। और ये सारे इलाके जो हैं ये दिल्ली के करीब हैं। तो गोया यहां पर ये जो लिस्ट हमारे पास आ गई, हमारे पास जबानों के 2 सेट आ गए। एक सेट में अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो शामिल है, और दूसरे सेट में पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नूजी शामिल है। तो ये 2 सेट हैं। ये सेट जो जबानों का है, अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो, ये मुसलमानों के साथ आई हिंदुस्तान में। और ये सेट जो जबानों का है, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नूजी, ये वो जबानें हैं कि जो हिंदुस्तान में पहले से मौजूद थी। अब ये जबानें बोलने वालों का ये जबानें बोलने वालों के साथ जब इख्तिलाफ हुआ, तो इन तमाम जबानों के आपस में मिलने से एक नई जबान जो है वो उर्दू वजूद में आई। अब ये एक ऐसी बात है कि जिस पर तकरीबन तमाम मुहक्किकीन जो है वो मुत्तफिक हैं।